ये पहला नंबर क्वेश्चन जो 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको तो प्यारे बच्चों हल्का में नहीं लेना है। 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब क्या होते हैं, बार बार आने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पे आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। ये देखिए क्वेश्चन है कि एक्स किरण के उपयोगों को लिखें, यानी एक्स किरण के कौन कौन से उपयोग हैं, एक्स किरण के उपयोग आपको लिखने हैं। तो एक्स किरण क्या होता है, तो देखिए एक्स किरण जो होता है ना हमारा विद्युतीय चुंबकीय तरंग होता है, सबसे पहली बात। तो यहाँ देखिए अगर ये विद्युतीय चुंबकीय तरंग है तो इसकी किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखिए एक्स किरण से क्या क्या हो सकता है, एक्स किरण याद कीजिए कि हम लोग बहुमूल्य नंगों पत्थरों की पहचान में किसका प्रयोग करते हैं, तो एक्स किरण का करते हैं, तो वो भी तो एक उपयोग है ना कि बहुमूल्य नंगों पत्थरों की पहचान कर रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए वो भी लिख सकते हैं। एक्स किरण जो होता है ना प्यारे बच्चों, देखिए हम आपको बता देते हैं कि एक्स किरण का उपयोग कैसे लिखना है, और आपको एग्जाम में लिखना है ना तो ऐसे ही लिखना है। आपको क्या करना है, ऐसे हेडिंग डालना है, उसके बाद से निकलना है, ठीक। तो यहाँ देखिए रेडियोग्राफी में इनका प्रयोग किया जाता है, किसका, एक्स किरण का उपयोग रेडियोग्राफी में किया जाता है, क्लियर। दूसरा लिखे किसी भी क्रिस्टल की संरचना एक्स किरण की मदद से की जा सकती है। यहाँ पे याद रखिएगा किसी भी क्रिस्टल की संरचना एक्स किरण की मदद से की जा सकती है। और यहाँ देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में एक्स किरण का बहुत महत्वपूर्ण है, यानी जो चिकित्सा का क्षेत्र है ना इसमें एक्स किरण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे आपको यह भी याद रखना है, कोई रोगी की जांच की मदद या कुछ भी एक्स किरण की सहायता से हम लोग कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग इसको भी याद रखिएगा। यहाँ देखिए रेडियो चिकित्सा क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी प्यारे बच्चों पूरा चैप्टर 1 से लेके पूरा 15 तक का आपको सब्जेक्टिव मिलने वाला है। क्लास जो ये होगा ना मैराथन होगा, लेकिन आपको पूरा कर लेना है। अगर 3 तारीख को एग्जाम देना है तो प्लीज प्यारे बच्चों जो कर चुके हैं कर लिए हैं, प्लीज ये सब देख लीजिए, मजा आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग इसको लिख दीजिएगा, थोड़ा सा तेजी से करेंगे क्योंकि देखिए एक्स किरण का उपयोग लिखना है। तो एक्स किरण जो होता है ना ये रेडियोग्राफी के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा। किसी भी क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन एक्स किरण से हम लोग कर सकते हैं, ठीक। यहाँ देखिए चिकित्सा क्षेत्र में तो इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी रोगी की जांच करानी हो, चाहे आप देखिए इसकी निदान करानी हो, हम लोग एक्स किरण की सहायता से कर सकते हैं। ये क्या होता है, रेडियो चिकित्सा क्षेत्र में भी क्या होता है, काम आता है, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। पहला नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर। ये चलिए अगला क्वेश्चन। आज बाबू यहाँ पे महातांडव होने वाला है, पूरा फिजिक्स का सब्जेक्टिव खत्म। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव बहुत पढ़ा है, लेकिन आज 1 शॉट में ना पूरा सब्जेक्टिव को खा जाएंगे, ठीक। चैप्टर 1 से लेकर 15 तक। ये देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन से क्या समझते हैं आप। अब देखिए नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए नाभिकीय विखंडन, विखंडन का मतलब क्या हो गया कि विखंडन का मतलब होता है टूट के विखंडित हो जाना, संलयन का मतलब होता है आपस में जुड़ना, ठीक। तो यहाँ देखिए नाभिकीय विखंडन का पूछा गया। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है, तो जब एक बड़ा नाभिक 2 या 2 से समान द्रव्यमान वाले हल्के नाभिक में टूट के विभक्त हो जाए ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नाभिकीय विखंडन, यानी वो टूट रहा है। और नाभिकीय संलयन क्या होता है, जब 2 या 2 से हल्के नाभिक आपस में संयोग करके एक बड़ा नाभिक का निर्माण कर दें, उसे हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमसे नाभिकीय विखंडन पहले पूछा है। यहाँ पे आंसर देखिए ऐसे एरो दे के लिखिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि वैसी प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक लगभग बराबर नाभिकों के विखंडन में क्या हो जाए, टूट जाए, और उससे प्यार बच्चे क्या हो जाए, ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। जो आपको डिफिनेशन अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। जैसे हम आपको शुरू में भी बताएं कि जब 2 या 2 से हल्के नाभिक आपस में क्या करें, संलयन कर ले तो संलयन, और जब एक नाभिक 2 द्रव्यमान वाले हल्के नाभिक में टूट जाए, तो इससे 2 या 2 से अधिक द्रव्यमान वाले हल्के नाभिक में टूट जाए, उसे हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो जो भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, नाभिकीय विखंडन हो गया। ये नाभिकीय हमारा क्या है, संलयन। तो नाभिकीय संलयन क्या, जब 2 या 2 से हल्के नाभिक आपस में संयोग कर लेने पर एक भारी नाभिक बना लेते हैं, तो यहाँ देखिए उससे क्या होती है, विशाल ऊर्जा मुक्त होती है, उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो नाभिकीय प्यारे बच्चों संलयन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको इसको भी लिख देना है, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आज तो प्यारे बच्चों पूरा का पूरा खत्म होने वाला है, तो यहाँ पे आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए ये देखिए फटाफट से यहाँ पे आप लोग इसको याद रखिएगा। चले फटाफट से इसको याद रखिएगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी पूरा फुल व्यवस्था है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ये देखिए क्वेश्चन है कि नाभिकीय बल क्या है। तो नाभिकीय बल तो बहुत प्रबल बल है, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे प्रबल बल है नाभिकीय बल। चलिए आप देखिए क्वेश्चन आपके सामने कि नाभिक का बल क्या होता है। तो जो यहाँ पे 2 पार्टिकल के बीच जो 2 पार्टिकल होते हैं ना, पार्टिकल, उनके बीच का जो यहाँ पे आकर्षण बल होता है ना, उसे हम लोग नाभिक का बल कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि नाभिक का बल किसे कहते हैं। तो नाभिकीय बल यहाँ देखिए में नाभिक में उपस्थित कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है, जो एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करके रखता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो नाभिकीय बल कहते हैं, ठीक।
नाभिक का बल पूछा है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि नाभिकीय बल नाभिक में उपस्थित कणों के बीच एक प्रबल आकर्षण बल है जो एक दूसरे को बांध के रखता है, खींच के अपनी तरफ रखता है, उसे क्या कहते हैं, तो नाभिकीय प्यारे बच्चों क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, बल कहते हैं। ठीक, अब यहाँ आप देखिए, अब यहाँ पे है कि इसकी प्रॉपर्टीज लिखने हैं यानी इसके गुण लिखने हैं प्यारे बच्चों। इसका गुण क्या लिखिएगा समझिएगा, नाभिक बल क्या होता है, दो पार्टिकल के बीच का आकर्षण बल होता है ना। तो सबसे पहला गुण कि जो नाभिक होगा वो बल आकर्षण बल होगा। दूसरा आपको लिखना है कि नाभिकीय बल अत्यंत लघु परासी बल होता है, नाभिक का जो बल होता है अत्यंत लघु परासी का होता है। तीसरा लिखना है प्यारे बच्चों कि नाभिकीय बल अवैद्युत तथा अगुरुत्वीय होता है। ठीक ना, तो यहाँ पे आपको ये भी लिखना है कि जो नाभिक का बल होगा वो क्या होगा, अवैद्युत तथा क्या होगा, अगुरुत्वीय होगा। तो यहाँ पे आप लोग ये भी लिख दीजिएगा। चलिए, नाभिक बल अत्यंत प्रबल बल होता है, नाभिक बल यहाँ आप देखिए विद्युतीय बल की अपेक्षा क्या होता है, जो नाभिक का बल होता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बहुत ही ज्यादा प्यारे बच्चों प्रबल होता है। तो यहाँ देखिए नाभिकीय बल क्या होता है, अत्यंत प्रबल होता है, बहुत ज्यादा मजबूत होता है। तो आपको लिख देना है, ये आपको समझ में आ गया होगा बाबू। ये देखिए यहाँ पे देखिए, व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स, व्हाट इज प्रॉपर्टीज, यानी क्या होता है नाभिकीय फोर्स। तो यहाँ आप देखिए, ये आपको प्यारे बच्चों लिख देना है। चले, न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अटेंशन बिटवीन द पार्टिकल पेरेंट्स प्रेजेंट इन द, यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस, विच यहाँ देखिए बाइंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाइंड देम, यहाँ देखिए टू ईच अदर प्रॉपर्टी। तो यहाँ देखिए ये तो प्रॉपर्टी आपको लिखना है, तो ये आप लोग लिख दीजिएगा, 100% आपको लिख देना। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगी, बोर परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या है, या तो ये पूछेगा, ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इस सब क्वेश्चन को याद रखिएगा। पहले 9 से लेके 16 तक खत्म करेंगे, उसके बाद से 1 से लेके 8 तक इसी वीडियो में खत्म होगा, भागना कहीं नहीं है। 2 से 2.5 घंटे का ये क्लास हो सकता है, तो बाबू यहाँ पे जाना कहीं नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग बने रहिए। ये देखिए कि बोर परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या है बाबू, ये क्वेश्चन पूछेगा तो इसी प्रकार पूछेगा, या तो नहीं पूछेगा, या तो पूछा है कि परमाणु, यहाँ देखिए जो बोर परमाणु है, परमाणु की बोर मॉडल की 2 कमियों का उल्लेख कीजिए, यानी इसमें आपको 2 कमियां लिखना है। तो आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। तो आपको सिर्फ कमियां हम यहाँ पे लिख के बताएं कि बोर परमाणु मॉडल की कमियां क्या है। तो यह परमाणु में इलेक्ट्रॉन वितरण के विषय में कोई विचार नहीं देता है। ये परमाणु मॉडल है जो बोर का परमाणु मॉडल, वो इलेक्ट्रॉन का वितरण के विषय में कोई भी प्यारे बच्चों विचार अपना प्रकट नहीं किया है। ठीक, तो ये पहला कमी है। दूसरा कमी क्या है कि स्पेक्ट्रम रेखाओं की अवक्षेपित तीव्रता के विषय में यह ज्ञान नहीं दिया है, उसके बारे में चर्चा नहीं किया है। तो ये भी क्या है, कमी है। तो यहाँ पे ये भी कमी को लिख देना। देखिए कि स्पेक्ट्रम रेखाओं के अवक्षेपित तीव्रता के विषय में यह ज्ञान नहीं देता है, यानी कहने का मतलब उसमें उल्लंघन, मतलब उसमें उल्लेख नहीं किया गया। यहाँ देखिए 2 पूछा है, हम 3 बता देते हैं। यहाँ देखिए यह मॉडल जटिल परमाणुओं, 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन के परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को समझ नहीं सकता है। तो ये तीसरा हमारा क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे कमी है। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा। चौथा कमी यहाँ पे क्या है कि यह यहाँ पे क्या होता है, मॉडल तरंग संख्या के विषय में कोई सूचना नहीं देता है। यह जो बोर मॉडल है, तरंग सूचना के विषय में भी कोई प्यारे बच्चों हमको जानकारी नहीं दिया है। तो ये क्या होते हैं, इसके प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए कमियां हैं। जो बोर मॉडल है इसकी कमियां हैं, इसका उल्लेख कर दिए। तो आपको ये लिख देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये देखिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। आज प्यारे बच्चों पूरा फिजिक्स खत्म कर दिया जाएगा और 500 सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा और इसका पीडीएफ भी मिलेगा, जो कि आप डाउनलोड करके बहुत ही अच्छा कर सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक ना, तो 500 ऑब्जेक्टिव कहाँ मिलेगा, उसके लिए अंत तक रहिएगा, नहीं तो ढूंढते रह जाइएगा। जो बच्चा क्लास करेगा अंत तक उसको ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये देखिए क्वेश्चन है कि लेजर प्रकाश के गुण तथा उपयोग को लिखें। तो लेजर प्यारे बच्चों क्या होता है, लेजर की किरणें प्यारे बच्चों उसमें एक वर्णी तरंग होता है। लेजर क्या कर सकता है, हमारे स्टील प्लेट को छेद सकता है। ठीक ना, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें गुण यानी क्या उसकी प्रॉपर्टीज यानी इसके गुण लिखने हैं। तो गुण आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेजर प्रकाश क्या होता है, एक वर्णी का होता है। प्रॉपर्टीज लिखना है और उसके बाद से इसका उपयोग कि इसका उपयोग हम कहाँ पे कर सकते हैं। तो लेजर का गुण लिखना है। तो लेजर प्रकाश एक वर्णी होता है। अब यहाँ पे ये अति कला संबंध होते हैं, क्या होते हैं, ये अति कला संबंध होते हैं। तीसरा लिखना है कि ये अति दिशात्मक होते हैं। आप लोग इसमें एक और जोड़ दीजिएगा कि यह स्टील प्लेट को छेद सकते हैं। ठीक, ये भी प्रॉपर्टीज है। ये एकल वर्णी तरंग दैर्ध्य के होते हैं, ये भी ऐड कर सकते हैं, जितना मर्जी उतना ऐड कर दीजिए। अब यहाँ देखिए इसका क्या पूछा गया प्यारे, उपयोग पूछा गया। क्या पूछा गया, यूज पूछा गया। अब यूज आप लोग क्या लिखिएगा कि हीरे में छोटे छोटे छिद्र करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हीरा क्या होता है, दुनिया का सबसे कठोर तत्व होता है क्या, डायमंड। हीरा सबसे कठोर तत्व
क्या होता है, डायमंड होता है। अब उसमें छेद करने के लिए छोटे छोटे किसका प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पे आपको याद रखना कि लेजर प्रकाश का, ठीक। तो हीरे में छोटे छोटे छिद्र के लिए लेजर प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखिए चिकित्सा विज्ञान में इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है, चिकित्सा क्षेत्र में इसका बहुत ही अच्छा उपयोग है। तो यहाँ पे चिकित्सा क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ये देखिए कि अर्ध आयु क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जितने समय में क्या होते हैं, प्रारंभिक परिमाण से क्या होती है, आधी हो जाती है। रेडियो एक्टिव पदार्थ जितने समय में अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाए, रेडियो एक्टिव पदार्थ जितने समय में रेडियो एक्टिव पदार्थ अपने प्रारंभिक समय से आधी हो जाए उसे हम लोग अर्ध आयु कहते हैं। ये सिंपल सा मेरा डिफिनेशन है, ठीक। तो यहाँ पे आपको यही लिखना है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ जितने समय में अपने प्रारंभिक परिमाण से क्या हो जाए, आधी हो जाए, उसे क्या कहेंगे, अर्ध आयु कहेंगे, ठीक। अब यहाँ देखिए इसका डिफिनेशन हम आपको यहाँ पे लिखा हुआ बता देते हैं कि इसका डिफिनेशन आखिर क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए प्रारंभिक में उपस्थित, यहाँ देखिए परमाणुओं की कुल संख्या में आधे परमाणुओं का विघटित होने में एक निश्चित समय लगता है। जितने समय में परमाणुओं की आधी संख्या में वो जो विघटित हो जाती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव अर्ध आयु कहते हैं। तो ये भी डिफिनेशन है, एक हम भी आपको बता दिए कि रेडियो एक्टिव पदार्थ जितने समय में अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो अर्ध आयु कहेंगे। तो यहाँ पे आपको ये भी लिख सकते हैं, जिसको भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए अर्ध आयु, रेडियो एक्टिव अर्ध आयु का मान कितना होता है, T1/2 यानी हाफ का मान क्या होता है। तो यहाँ पे आपको पता है ना, ये चीजें हम आपको बता चुके हैं, ये जो चीजें होती हैं ये हम आपको बता चुके हैं कि ये कितना होता है। तो 0. यहाँ देखिए 693 बटा लेमडा होता है। तो ये आपको याद रख लेना है, कितना होता है प्यारे बच्चों, टी हाफ का मान कितना होता है, जहां जो लेमडा होता है क्या होता है, 6 नियतांक होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको 100% याद हो गया होगा। यहाँ पे पूरा फिजिक्स खत्म होगा, भले ही थोड़ा सा लंबा क्लास चलेगा, लेकिन आज प्यारे बच्चों फिजिक्स को छोड़ना नहीं है, आज खत्म कर देना, ठीक। तो यहाँ पे जितने समय में एक रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाए अर्ध आयु कहेंगे, याद रहेगा। अर्ध आयु यानी टी हाफ का मान कितना होता है, 0.693 बटा लेमडा, याद रखना है, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग इसको हमेशा याद रखिएगा। ये देखिए औसत आयु क्या होती है, एवरेज लाइफ क्या होती है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, या तो अर्ध आयु पूछ देगा या तो एवरेज आयु पूछ देगा। और एक बात आपको याद रखना है कि आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे शॉर्ट टाइप, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बनाना कितना है 10। अगर ये याद हो गया तो 10 का टेंशन नहीं लेना है, 10 आप आसानी से बना सकते हैं, 10 आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग ये क्लास कर लीजिए। ये देखिए कि औसत आयु क्या होता है, तो औसत आयु क्या होता है, तो किसी रेडियो एक्टिव तत्व की परमाणु औसत आयु सभी परमाणुओं के आयु के क्षेत्र के परमाणुओं की कुल संख्या के भाग देने पे जो प्राप्त होता है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, औसत आयु कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ गया होगा कि औसत आयु भी क्या है ना, औसत आयु क्या है। तो यहाँ पे समझिए कि औसत आयु क्या होता है, तो किसी रेडियो एक्टिव तत्व के परमाणुओं की औसत आयु सभी परमाणुओं के आयु के क्षेत्र को परमाणुओं की कुल संख्या के भाग देने पे जो हमको प्राप्त होता है उसे कहते हैं प्यारे बच्चों क्या, तो औसत आयु, ठीक है। इसे TA द्वारा सूचित किया जाता है। और हमारा औसत आयु क्या होता है, तो TA बराबर क्या होता है, 1 बटा लेमडा होता है। ये पूछ सकता है कि औसत आयु क्या होता है, तो आपको लिखना है TA बराबर क्या होता है, 1 बटा लेमडा होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद हो गया। चलिए बताइए चला याद हो रहा है कि नहीं। चलिए अब देखिए नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है, इसके 2 उदाहरण दें। यहाँ आप देखिए नाभिकीय रिएक्टर, अब पूछा कि नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है, इसके 2 उदाहरण आप लिख दें। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों नाभिकीय रिएक्टर की बात किया गया, जो कि ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो प्लीज प्यारे बच्चों जाइए मत, देख लीजिए, नहीं तो बहुत पछताइएगा। 3 तारीख को एग्जाम है, पूरे साल का प्यारे बच्चों पढ़ाई आज हम यहाँ पे खत्म करवा रहे हैं आपके लिए एक ही क्लास में। देखिए कि नाभिकीय रिएक्टर एक क्या है, डिवाइस है, यानी क्या है प्यारे बच्चों, नाभिकीय रिएक्टर एक यंत्र है। यहाँ देखिए जिसमें नाभिकीय विखंडन, यहाँ पे क्या होता है, जो नाभिकीय विखंडन होता है उसकी नियंत्रित जो श्रृंखला प्रक्रिया होती है उसके द्वारा ऊर्जा का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, ठीक ना। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी प्यारे बच्चों याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर क्या है। तो नाभिकीय रिएक्टर एक डिवाइस है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, नाभिकीय विखंडन के नियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है, ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है। उसे ही क्या कहते हैं, तो नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये तो हो गया कि नाभिकीय रिएक्टर क्या है। अब यहाँ पे आगे पढ़िए कि इसके 2 उपयोग भी तो लिखने हैं, इसके 2 उपयोग दें। देखिए इसके उपयोग कौन कौन से होंगे, इसके द्वारा अनेक तत्वों के रेडियो आइसोटोप बनाए जा सकते हैं। पहला,
कि इसके द्वारा अनेक तत्वों के रेडियो आइसोटोप बनाए जा सकते हैं। यहाँ दूसरा लिखना है कि इसके द्वारा विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है, इसके द्वारा विद्युत शक्ति को भी उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये प्यारे बच्चों याद हो गया, आप लोग प्लीज कर लीजिए, आपके लिए इतना मेहनत जारी है, आप लोग भागिए मत, फटाफट से कर लीजिए। चलिए अल्फा किरण के गुण लिखे बाबू, ये सब क्वेश्चन ना हम पक्का विश्वास दिलाते हैं कि 20 क्वेश्चन पूछेगा, ये देख लेंगे ना 10 क्वेश्चन बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो प्लीज ये क्लास आप लोग प्लीज मन से दिल लगा के कर लीजिए, ठीक। ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि अल्फा किरण के गुण लिखे, प्रॉपर्टीज लिखे। तो आपको लिखना है कि अल्फा किरण के निम्नलिखित गुण है। पहला गुण आपको क्या लिखना है कि वास्तव में अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है। प्यारे बच्चों हम आपको पढ़ाए थे ना ऑब्जेक्टिव शाम में ही पढ़ा रहे थे कि अल्फा कण क्या है, तो उसमें आपने ऑप्शन दिया कि अल्फा कण हीलियम का नाभिक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक ना। अल्फा कण क्या होता है, हीलियम का नाभिक होता है जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपको लिख देना, ये देखिए कि ये किरण फोटोग्राफी प्लेट पे प्रभाव डाल देती है। कौन, तो अल्फा किरण फोटोग्राफी प्लेट पे प्रभाव डाल देगी, ठीक। ये दूसरा हमारा प्रॉपर्टीज हो गया। इन किरणों की चाल प्रकाश की चाल से बहुत ही ज्यादा कम होती है। अब कितना कम, तो 1/10वां भाग होता है, यानी ये बहुत ही ज्यादा प्रकाश की अपेक्षा बहुत ही स्लो होती है। यानी लिखना है कि जो अल्फा कण का चाल होता है ना, प्रकाश की चाल से 1/10वां भाग होता है। तो यहाँ पे आपको ये भी लिख देना है, देखिए कि इन किरणों की चाल जो होगी प्रकाश की चाल से काफी कम होगी, यानी 1/10वां भाग होगा। चलिए अल्फा कण की बेधन क्षमता भी बहुत कम होती है, ठीक ना। तो अल्फा कण का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, जो बेधने का क्षमता भी होता है ये भी कम होता है। ये किरण जब किसी गैस से होकर गुजरती है तो तीव्र आयनीकृत करता है। क्या करता है, यह किरण जब किसी गैस से होकर गुजरती है तो तीव्र आयनीकरण करती है। क्या करती है, तीव्र आयनीकरण करती है। तो यहाँ पे आपको इसको भी याद रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 आप लिख दीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए आपको अपने बताएगा कि अल्फा कण के 2 गुण लिखे, 3 गुण लिखे, 2 नंबर में 2 पूछ देगा या तो 3 पूछ देगा, आपको जो आसान लगे 5 लिख दिए, आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए वही क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फटाफट से देखेंगे कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेज। अल्फा रेज हैज फ्लोइंग प्रॉपर्टीज, यानी अल्फा किरण के निम्नलिखित गुण है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अब आगे बढ़ जाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन के पास। ये देखिए कि यहाँ देखिए आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध क्या है, E=mc² क्या है। देखिए बाबू ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो हम पढ़ाते हैं। E=mc² क्या है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य समीकरण क्या है। देखिएगा प्यारे बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो प्लीज आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो देखिए आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत के अनुसार यह सिद्ध किया गया कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे के संबंधित होते हैं। द्रव्यमान तथा ऊर्जा क्या करेंगे, एक दूसरे के संबंधित होंगे, तथा प्रत्येक वस्तु के लिए उसके द्रव्यमान के कारण कोई भी ऊर्जा होती है, और द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच निम्नलिखित में से संबंध है जिसको हम लोग बोलते हैं E=mc²। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन बाबू याद कर लेना है, ठीक। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा गया कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है, तो देखिए आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत के अनुसार यह सिद्ध किया गया कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे के संबंधित है। मेन पॉइंट यही है कि उनके द्वारा सिद्ध किया गया कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे क्या है, संबंधित है, तथा प्रत्येक वस्तु में उसके द्रव्यमान के कारण उसकी ऊर्जा होती है। यहाँ पे कि प्रत्येक वस्तु में द्रव्यमान के कारण ही उसका ऊर्जा होती है। द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच का निम्नलिखित संबंध है जिसे हम लोग बोलते हैं E=mc²। तो प्यारे लाल ये क्वेश्चन याद रहेगा कि नहीं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना है, ठीक। तो आप लोग इसको याद भी कर लीजिएगा। आज तो प्यारे बच्चों जाना नहीं है क्योंकि चैप्टर 1 से लेके 15 तक का पूरा सब्जेक्टिव खत्म होगा, जिसको आप लोग साथ दीजिएगा, पूरा खत्म कर देंगे। अब यहाँ देखिए समस्थानिक एवं संभारिक से क्या समझते हैं। देखिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे आप लोग समझिएगा समस्थानिक एवं संभारिक से आप क्या समझते हैं। समस्थानिक एवं संभारिक से आप क्या समझते हैं, तो दो इसमें है बाबू। यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि समस्थानिक और संभारिक क्या है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है क्या कि समस्थानिक क्या है। तो समस्थानिक यहाँ देखिए किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटीन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, उस तत्व को क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ देखिए
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप इसको कैसे लिखेंगे, आपको याद कैसे करना है, सारी चीजें हम आपको इसको बताते हैं, तो आप लोग प्लीज समझिएगा। देखिए समस्थानिक किसे कहते हैं, तो देखिए समस्थानिक किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिसके नाभिकों में प्रोटीन की संख्या तो समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। जिसमें प्रोटीन की संख्या समान और न्यूट्रॉनों की संख्या अगर अलग अलग हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग समस्थानिक कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, उसे हम लोग समस्थानिक कहेंगे। ठीक, उदाहरण के लिए ऑक्सीजन हो गया संभारिक। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए ऐसे नाभिक जिनके द्रव्यमान संख्या तो समान होंगे परंतु प्यारे बच्चों परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संभारिक कहेंगे। हमको दोनों बताना था, समस्थानिक और संभारिक। तो यहाँ पे हमारा दोनों का दोनों हो गया, समस्थानिक भी हो गया संभारिक भी होगा, कि जिसमें जिन नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे समान रहे और न्यूट्रॉन अलग अलग रहे उसे क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। जबकि ऐसे जिसमें द्रव्यमान संख्या समान रहे लेकिन प्यारे बच्चों क्या रहे, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो संभारिक कहेंगे। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद रखिएगा। जिसमें भार समान हो यानी द्रव्यमान समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसे हम लोग संभारिक कहेंगे। ठीक, क्लियर। तो ये आप लोग इसको याद रखिएगा, ऐसे डिफिनेशन आपको नहीं मिलेगा। चलिए यहाँ आप देखिए गामा किरण के गुण को लिखे, प्यारेलाल क्या है, गामा किरण के गुण को लिखे। ये 5 से 7 बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो प्लीज आप लोग इसको प्यारेलाल याद रखिएगा कि गामा किरण के आपको गुण लिखना है। ठीक, और यहाँ पे 2 से 2.5 घंटे का क्लास होगा, तो प्लीज छोड़ के तो किसी को जाना नहीं है। ये देखिए क्या है कि गामा किरण के गुण लिखिए। तो प्यारे बच्चों गामा किरण के कौन कौन से गुण है, तो गामा किरण के निम्नलिखित गुण हैं। कौन कौन से हैं, तो गामा किरण विद्युतीय चुंबकीय तरंग होता है। गामा किरण क्या होता है, विद्युतीय चुंबकीय तरंग होता है। गामा किरण का क्या होता है, उच्च भेदन क्षमता होता है, ये भी लिख सकते हैं। गामा किरण का एकल तरंग दैर्ध्य होता है, इसका शून्य आवेश तथा शून्य द्रव्यमान होता है, इसकी आवृत्ति बहुत अधिक होती है। प्यारे बच्चों बहुत सारा दुनिया भर का लिख सकते हैं, तो आप बहुत सारा लिख सकते हैं। देखिए यहाँ देखिए अल्फा जो गामा किरण होता है वो विद्युतीय चुंबकीय तरंग होता है। गामा किरण को ये भी लिख सकते हैं कि इसको किसी माध्यम के, इसको संचारित होने के लिए, गामा किरण को संचारित होने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। गामा किरण का क्या होता है, उच्च भेदन क्षमता होता है। गामा किरण का तरंग दैर्ध्य कम होता है, गामा किरण की आवृत्ति अधिक होती है। बहुत सारी चीजें आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए गामा किरण विद्युतीय चुंबकीय तरंग होता है। इन किरणों की ऊर्जा बहुत ही अधिक होती है। ये किरणें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होते हैं। वही बात है कि इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये विद्युतीय चुंबकीय तरंग होते हैं। यहाँ आप देखिए यह आवेश रहित होते हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे लिखना है कि ये किस पर, यहाँ आप देखिए ये किरणें प्रकाश की चाल में गमन करती है क्योंकि ये क्या होते हैं, ये विद्युतीय चुंबकीय तरंग होते हैं, निर्वात में भी गमन करते हैं। इनकी आयनीकरण क्षमता बहुत ही कम होती है, इनका भेदन क्षमता बहुत ज्यादा अधिक होता है। तो जितना भी इसके बारे में लिखेगा ना, इसके बारे में तो प्यारे बच्चों 15 से 20 लिख सकते हैं आप अपने मर्जी से। ठीक, तो आप लोग इसको लिख दीजिएगा, पूरा का पूरा नंबर आपको 100% मिलेगा। ये देखिए वैरायटी प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेज, तो यहाँ पे आप लोग गामा रे का प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा। जल्दी जल्दी यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते चलिए बाबू, मजा आएगा क्लास करने में आज ही। तो चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला है कि प्रकाश एवं पदार्थ तरंग में अंतर स्पष्ट करें। ये देखिए प्रकाश तरंग और पदार्थ तरंग में अंतर बताना है। प्रकाश तरंग और पदार्थ तरंग में अंतर बताना है। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या अंतर बताएंगे ये जानिए कि प्रकाश तरंग और पदार्थ तरंग में क्या अंतर है। तो देखिए प्रकाश तरंग विद्युतीय चुंबकीय तरंग होती है। क्या होती है, जो प्रकाश तरंग होती है वो क्या होती है, विद्युतीय चुंबकीय तरंग होती है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए क्या है कि प्रकाश तरंग क्या होगी, विद्युतीय चुंबकीय तरंग होगी। प्रकाश को प्यारे बच्चों किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में सबसे ज्यादा तेजी से गमन करती है। ठीक, तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि प्रकाश तरंग और यहाँ पे क्या पदार्थ तरंग। तो यहाँ पे लिखना है कि प्रकाश तरंग विद्युतीय चुंबकीय तरंग की होती है, जबकि यहाँ देखिए तरंग डी जो होता है ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होता है। यहाँ देखिए जो पदार्थ तरंग होता है ना, ये तरंग डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा प्रकाश तरंग तरंग दैर्ध्य प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है, जबकि पदार्थ तरंग दैर्ध्य का मान क्या होता है, लेमडा एच बटा पी के प्राप्त से किया जाता है। ठीक, तो यहाँ आप देखिए जहाँ पे पी क्या होता है हमारा संवेग होता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 ही डिफरेंस पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला कि प्रकाश तरंग जो होता है ना, ये विद्युतीय चुंबकीय तरंग होती है, इसकी संचारित के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि जो पदार्थ तरंग होगा ये डी ब्रोगली के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक, दूसरा आपको लिखना है ये कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है। यहाँ देखिए प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होगा ना, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के इक्वल होगा, जबकि पदार्थ का तरंग दैर्ध्य लेमडा एचपी के प्राप्त किया जाता है, यानी इसी से प्राप्त किया जाता है। तो ये भी आप लोग लिख दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है,
प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों क्या होता है, किसी भी वस्तु पे अगर प्रभाव मतलब प्रकाश की किरण पड़ती है ना, तो उसमें क्या विद्युत का प्रभाव उत्पन्न होना, यानी इलेक्ट्रॉन उससे उत्सर्जित होने लगते हैं, ठीक ना, उसे ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। यानी किसी भी वस्तु पे अगर प्रकाश जा रही है तो वहां से अगर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं ना, उसे ही बोलेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग इसको कैसे लिखिएगा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? तो देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश धातु पृष्ठ से प्रकाश के आपतन के कारण इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन की घटना को हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हम बताए हैं वैसे भी लिख सकते हैं कि जब किसी वस्तु पे प्रकाश पड़ता है तो उस पदार्थ से, उस वस्तु से क्या होता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो यहाँ पे जो मर्जी वो लिख दीजिए, बिल्कुल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आज के यहाँ आप देखिए विकिरण के क्वांटम सिद्धांत को लिखे, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ना आपको याद कर लेना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ना छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को याद कर लेना है कि विकिरण के क्वांटम सिद्धांत को लिखें। तो विकिरण के क्वांटम सिद्धांत क्या है ये हम आपको बताते हैं। देखिए प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलती है। विकिरण का क्वांटम सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जो प्रकाश की ऊर्जा होती है ना, छोटे छोटे बंडलों के रूप में क्या करती है, चलती है, जिन्हें फोटोन कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं, तथा प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, इक्वल टू hb होती है, फोटोन की ऊर्जा। अब यहाँ पे हम आपसे पूछते हैं तो फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, तो अब आप लोग बोलते हैं hc बटा लैम्डा। अब बार बार हमको यही बताते हैं कि hc बटा लैम्डा होगा, जबकि यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा होती है, जो प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा होती है वो क्या होती है, hb होती है। तो जब हम hb बताते हैं आप लोग बोलते हैं सर जी गलत है, गलत है। यहाँ पे आज आपको पता लग गया ना कि फोटोन की अगर ऊर्जा पूछ लिया कभी भी कि फोटोन का ऊर्जा क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे, hb। ठीक, तो कभी भी पूछेगा तो यहाँ पे hc बटा लैम्डा आपको नहीं करना, फोटोन का ऊर्जा पूछेगा आपको लिखना है hb। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या करता था, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा यहाँ पे क्या होती है, इक्वल टू क्या होती है, hb होती है, जहाँ h यहाँ पे क्या होता है, प्लांक नियतांक होता है, v आवृत्ति होता है, यही विकिरण का क्वांटम सिद्धांत है। तो प्यारे बच्चों सिद्धांत को कुछ ऐसे ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखना है कि विकिरण का क्वांटम सिद्धांत क्या है। तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, प्रकाश की जो ऊर्जा होती है ना, छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलती है, जिन्हें फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन्हें फोटोन कहते हैं। तथा प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा हमारा क्या होती है, इक्वल टू hb होती है, जहां पे क्या होता है प्यारे बच्चों, h हमारा प्लांक नियतांक होता है, v आवृत्ति होती है, यही विकिरण का क्वांटम सिद्धांत है। तो यहाँ पे आपको इसको लिख देना है। बताइए बाबू समझ में आया फटाफट से। और आपको 500 ऑब्जेक्टिव कहाँ मिलेगा ये भी हम आपको बताएंगे, तो 100% आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बता के जाएंगे। और पूरा 1 से लेके 15 तक चैप्टर करा के जाएंगे, पूरा 15 तक चैप्टर करा के जाएंगे, वादा है आपसे। चलिए फोटो सेल क्या है, इसके 2 उपयोगों को लिखे। जितना अगर आप ये कर लेते हैं ना बाबू, 100% बोल रहे हैं कि 10 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनाने में आपको 20 क्वेश्चन पूछेगा, बनाना कितना है, 10 बना सकते हैं आराम से। ठीक, तो यहाँ पे प्लीज इसको छोड़िएगा मत। पूरे साल का यहाँ पे सब्जेक्टिव, पूरे साल अगर नहीं पढ़े ना, उसके लिए ये रामबाण इकलौता क्लास है। ठीक, यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि फोटो सेल क्या है, इसके 2 उपयोगों को लिखे। तो फोटो सेल क्या है, तो यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटो सेल कहते हैं। ठीक ना, जिससे क्या प्रकाश ऊर्जा को डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाए, उसे हम लोग फोटो सेल कहते हैं। ठीक, फोटो सेल किसे कहेंगे, वैसे से जिसको यहाँ देखिए प्रकाश ऊर्जा को डायरेक्टली क्या कर दे, विद्युत ऊर्जा में बदल दे, उसे फोटो सेल कहते हैं। अब यहाँ देखिए इसके उपयोग भी तो लिखने हैं ना, कि हमको इसको 2 उपयोग लिखना है। चलिए यहाँ पे इसके 2 उपयोग कौन कौन से हो जाएंगे। तो फोटो सेल का उपयोग वैद्युत नेत्र यंत्र में किया जाता है। यहाँ पे आपको याद रखने की फोटो सेल का उपयोग विद्युत नेत्र यंत्र में किया जाता है। इस यंत्र को चारों, यहाँ देखिए इस यंत्र को चूर सूचक घंटा भी कहा जाता है। इस यंत्र को क्या कहा जाता है, चूर सूचक घंटा भी कहा जाता है। अगला लिखना है कि फोटो सेल का उपयोग सिनेमा में ध्वनि के यहाँ देखिए पुनर्उत्पादन में भी किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग इसके उपयोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फोटो सेल क्या, जो प्रकाश ऊर्जा को डायरेक्टली विद्युत ऊर्जा में बदल दे, उसे फोटो सेल कहेंगे। और उसके बाद से लिखना है कि फोटो सेल का उपयोग वैद्युत नेत्र में किया जाता है। इस यंत्र को यहाँ देखिए चूर सूचक घंटा भी कहा जाता है, घंटी भी कहा जाता है। दूसरा यहाँ देखिए फोटो सेल का उपयोग सिनेमा में ध्वनि को यहाँ पे क्या पुनर्रूप से उत्पादन के लिए किया जाता है। तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं। चलिए कार्यफलन क्या है, अथवा यहाँ देखिए किसी धातु के कार्यफलन की परिभाषा दें। तो देखिए कार्यफलन क्या होता है, जितना भी पढ़ाएंगे ना सारा इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन बैंक से लिखा हुआ है। तो प्लीज एक एक क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग याद रखिएगा। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या आ गया। अब बताइए कि कार्यफलन क्या है,
अथवा इसके यहाँ पे किसी धातु के कार्यफलन को प्यारे बच्चों परिभाषित करना है। तो चलिए कार्यफलन क्या होता है, तो कार्यफलन किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन की मात्रा बाहर निकलने में जितनी ऊर्जा व्यय होती है, यानी जितनी ऊर्जा का खपत होता है, उसे धातु का कार्यफलन कहा जाता है। इसे फाई नोट द्वारा सूचित भी किया जाता है। यहाँ पे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आपको याद करवा के रहेंगे कि यहाँ पे कार्यफलन क्या है। कार्यफलन क्या है, तो कार्यफलन क्या होता है, वर्क फंक्शन जो होता है ना, किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के, यहाँ पे किसी धातु पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन की मात्रा बाहर निकलने में जितना ऊर्जा का व्यय होता है, उस धातु का कार्यफलन कहा जाता है। तो यहाँ तक आप लोग लिख दीजिएगा, इसे फाइनट द्वारा सूचित किया जाता है। उदाहरण के लिए सीजियम हो जाएगा, और सीजियम के क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये कार्यफलन हो जाएगा। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए, आप देखिए फोटोन के गुणों को लिखें, यानी फोटोन के कौन कौन से गुण है ये आपको लिख देना है। आप लोग क्या पढ़े कि फोटोन अनावेशित होता है। अनावेशित का मतलब क्या, फोटोन उदासीन होता है, यह आप लोग याद रखिएगा। फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है, शून्य होता है। ये भी लिख सकते हैं, जितना मर्जी उतना लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा गया कि फोटोन के गुणों को लिखें। फोटोन के गुणों को लिखें। अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए ना तो सब्जेक्टिव बहुत सारा क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए ना तो सब्जेक्टिव बहुत सारा क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे बता दीजिए कि फोटोन के गुण को लिखें। तो फोटोन के कौन कौन से गुण है, तो फोटोन यहाँ आप देखिए विद्युत उदासीन होता है। पहले ये क्या होता है, अनावेशित होता है, यानी विद्युत उदासीन होता है। विकिरण ऊर्जा फोटोन के रूप में गमन करती है। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि विकिरण ऊर्जा फोटोन के रूप में होती है, जो क्या करती है, गमन करती है। फोटोन का यहाँ देखिए विवर्तन हो सकता है, फोटोन का विवर्तन हो सकता है। और फोटोन की ऊर्जा क्या होती है प्यारे बच्चों, तो फोटोन की ऊर्जा हम बताए ना, hc बटा लैम्डा नहीं करना है। फोटोन की ऊर्जा E=hb होती है, जहाँ v आवृत्ति और h प्लांक नियतांक। बाबू ये भूलना नहीं है। फोटोन की ऊर्जा अगर आपसे पूछे hb, फोटोन की ऊर्जा पूछे hb, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। और आप लोग ये भी लिख सकते हैं, फोटोन का विराम द्रव्यमान हमेशा शून्य होता है, यह एक अनावेशित होता है। फोटोन की ऊर्जा यहाँ पे क्या होती है, hb होती है। तो यहाँ पे ये सब क्वेश्चन याद रखना है, ठीक। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। ये देखिए कि यहाँ आप देखिए ताप आयनिक उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, ताप आयनिक उत्सर्जन से क्या समझते हैं, सारा का सारा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसको आपको बाबू लोग याद रखना है, भूलना तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ देखिए क्वेश्चन आपके सामने यह है कि ताप आयनिक उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। ताप आयनिक उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, देखिए ताप आयनिक उत्सर्जन से क्या समझते हैं, तो धातु की यहाँ देखिए अत्यधिक गर्म करने पर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन का उपयोग परिमाण की यहाँ देखिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जिससे धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनों के इस प्रकार के उत्सर्जन की घटना को हम लोग ताप आयनिक उत्सर्जन, देखिए कुछ यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ताप आयनिक यानी क्या किया जा रहा है, इसमें ताप दिया जा रहा है, इसको गर्म किया जा रहा है। तो किसी भी धातु को अगर गर्म किया जाएगा ना, समझिएगा ताप आयनिक उत्सर्जन, तो किसी भी धातु को अगर गर्म करेंगे तो जब उससे हमारा इलेक्ट्रॉन प्रकट होगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा ना, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, उसे ही हम लोग ताप आयनिक उत्सर्जन कहेंगे। देखिए समझिए कितना जबरदस्त डेफिनेशन है कि अगर किसी धातु को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने के पश्चात अगर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है, अलग गर्म करने के बाद अगर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, उसे ही हम लोग ताप आयनिक उत्सर्जन कहेंगे। कि ताप देने पर किसी धातु को गर्म करने पर उसमें इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो। तो यहाँ पे आप लोग इसको लिख दीजिएगा, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए देहली आवृत्ति से क्या समझते हैं। सारा का सारा क्वेश्चन है बाबू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज कृपया करके एक भी क्वेश्चन को आप मत छोड़िएगा, 1 से 15 चैप्टर पूरा देख लीजिएगा, ठीक। अभी हम आपको कितना कराएंगे बाबू, अभी कराएंगे चैप्टर 1 यहाँ आप देखिए, अभी आप देखिए अभी चल कितना रहा है, तो अभी 9 से लेके 15 तक चल रहा है। फिर प्यारे बच्चों ये खत्म होगा ना, तो इसी वीडियो में इसी क्लास में प्यारे बच्चों क्या होगा, 1 से लेके 8 तक होगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों थोड़ा सा उल्टा चल रहा है, पहले 9 से 15 खत्म कर रहे हैं, उसके बाद से 1 से 8 कर रहे होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए देहली आवृत्ति से क्या समझते हैं, तो चलिए देहली आवृत्ति क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं कि देहली आवृत्ति क्या होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग या प्रकाश का वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके लिए धातु पृष्ठ से फोटोन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, देहली आवृत्ति कहा जाता है। समझिएगा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको याद रखिएगा कि देहली आवृत्ति क्या है, तो विद्युतीय चुंबकीय तरंग या प्रकाश का वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके लिए धातु पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर
सके, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन जिसे उत्सर्जित कर सके, उसे हम लोग देहली आवृत्ति कहते हैं। यहाँ देखिए अर्थात फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति यहाँ पे क्या होती है, बड़ा होती है या बराबर होती है किससे, तो देहली आवृत्ति से। तो ये भी साथ में आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ पे फिर से इसको समझिएगा कि देहली आवृत्ति क्या होता है। तो देहली आवृत्ति क्या होता है, तो देखिए विद्युतीय चुंबकीय तरंग या प्रकाश का वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके लिए धातु पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, उसे हम लोग देहली आवृत्ति कहते हैं। और यहाँ देखिए आपको याद रखना है कि फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति होती है ना, आपतित प्रकाश की आवृत्ति क्या होगी, या तो बड़ा होगी या बराबर होगी किससे, तो देहली आवृत्ति से। तो ये भी साथ में आपको लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगा नॉइज अर्धचालक। नॉइज अर्धचालक का मतलब क्या है, एकदम शुद्ध अर्धचालक जिसमें 1% भी अशुद्धि ना हो, उसे नॉइज अर्धचालक कहते हैं। यानी जिसके पास 1 भी % अशुद्धि ना हो, उसे नॉइज अर्धचालक तथा अपद्रव्य अर्धचालक में अंतर लिखिए। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन आए हैं आपके लिए। तो आप लोग प्लीज प्यारे बच्चों एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रख के पढ़िएगा। तो चलिए यहाँ आप देखिए क्या है कि नॉइज अर्धचालक एवं अपद्रव्य अर्धचालक में अंतर लिखें। तो नॉइज अर्धचालक क्या होता है, तो शुद्ध अर्धचालक में ही, शुद्ध अर्धचालक को ही हम लोग नॉइज अर्धचालक कहते हैं। आप लोग यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नॉइज अर्धचालक वो होता है जिसमें 1% भी अशुद्धि न मिलाई गई हो, उसे नॉइज अर्धचालक कहते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक, तो यहाँ पे आपका हो गया। अब देखिए कि अपद्रव्य अर्धचालक क्या होता है, तो जब शुद्ध अर्धचालक में थोड़ा सा अपद्रव्य मिला दिया जाता है, जब शुद्ध अर्धचालक जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम में थोड़ा सा अपद्रव्य डाल दिया जाता है, तब यहाँ आप देखिए उस प्रकार के चालक को यहाँ पे क्या कहते हैं, उस प्रकार के मिश्रित चालक को हम लोग क्या कहते हैं, तो अपद्रव्य चालक कहते हैं। तो यहाँ पे उससे क्या होता है, उसकी चलकता क्या होती है, बढ़ जाती है। अर्धचालक में अपद्रव्य डालने से क्या होती है, उसकी चलकता में वृद्धि हो जाती है। तो वहीं लिखा गया है कि यहाँ पे अपद्रव्य अर्धचालक क्या होता है, तो जब शुद्ध अर्धचालक में थोड़ा सा अपद्रव्य मिला दिया जाता है तो इसकी चलकता बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। इस प्रकार के अर्धचालक को अपद्रव्य अर्धचालक कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको इसको ध्यान में रखना है। 21 नंबर क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, ये देखिए कि एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण 7 से 8 बार पूछा गया क्वेश्चन, 7 से 8 बार पूछा गया क्वेश्चन है बाबू। तो यहाँ पे इसको याद रखना है। ठीक, यहाँ भी क्वेश्चन है कि एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। तो एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक से क्या समझते हैं, तो वैसे अर्धचालक जिसका चलकता, जैसे यहाँ पे क्या मुख्यतः इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के कारण, ये देखिए बहुत ही घटिया इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है। ये इसलिए लिखा हुआ है कि प्यारे बच्चों यहाँ देखिए आपको मतलब समझाया जा सके, आपको यहाँ पे बताया जा सके कि एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, पी टाइप अर्धचालक क्या होता है। आप हमारा लैंग्वेज लिखिएगा तो बिल्कुल। तो देखिए जब यहाँ आप देखिए कोई शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिला दिया जाता है, तो जो मिश्रित हमारा अर्धचालक बन के तैयार होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पी टाइप अर्धचालक। यहाँ पे याद रखिएगा कि जब कोई शुद्ध अर्धचालक में, ऐसे डिफिनेशन लिखिएगा कि जब कोई शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अपद्रव्य को मिला दिया जाता है, तो जो जिससे हमारा जो यहाँ देखिए बन के आता है अर्धचालक, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे ही हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों क्या, पी टाइप अर्धचालक। यानी फिर से एक बार लिखिएगा, अगर आप नोटबुक पे लिख रहे हैं तो लिख लीजिए कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिला दिया जाता है, तो जो मिश्रित हमारा अर्धचालक बनता है ना, उसे ही हम लोग पी टाइप अर्धचालक बोलते हैं। और पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धरवाहक क्या होते हैं प्यारे बच्चों, होल्स होते हैं, और अल्प धरवाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे आपको इसको भी लिख देना है। और यहाँ देखिए पी टाइप में लिखना है कि पी टाइप क्या होते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा पी टाइप। तो जब यहाँ देखिए पी टाइप तो हो गया, सॉरी पी टाइप हम बता रहे थे, पहले आपको पी टाइप बता दिए, अब यहाँ पे हम आपको क्या बता रहे हैं, एन टाइप। एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, तो जब यहाँ आप देखिए पी टाइप हम आपको बता रहे थे ना कि त्रिसंयोजी मिलाने पे पी टाइप बन जाता है। अब एन टाइप क्या होता है, तो जब किसी शुद्ध अर्धचालक में पंचसंयोजी अपद्रव्य या पंचसंयोजी अशुद्धि को मिला दिया जाता है, जिससे हमारा जो मिश्रित अर्धचालक बन के निकलता है ना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो एन टाइप। एन टाइप प्यारे बच्चों क्या, एन टाइप अर्धचालक कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है एन टाइप में क्या होता है, मुख्य धरवाहक हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और धरवाहक क्या होते हैं, होल्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको लिख देना है एन टाइप और पी टाइप, आपको समझ में आ गया। पी टाइप में त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिलाया जाता है, तो जो मिश्रित बन के निकलेगा हमारा पी टाइप निकलेगा। और एन टाइप में क्या होगा, पंचसंयोजी अशुद्धि को मिलाया जाएगा, तो जो मिश्रित हमारा अर्धचालक बनेगा ना, उसे क्या कहेंगे, एन टाइप। तो ये भी आपको इसको याद रखना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला आज जी यहाँ देखिए प्रकाश उत्सर्जन डायोड क्या है, अब बता दीजिए। प्रकाश उत्सर्जन डायोड यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलईडी हो जाएगा। प्यारे बच्चों कई बार सारा का सारा क्वेश्चन हर बार पूछे जाने वाला एग्जाम में ये क्वेश्चन है। ठीक,
तो इसको आपको तो भूलना नहीं है, इसको आपको याद कर लेना है। ये देखिए कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है, तो यहाँ देखिए इसके उपयोगों को भी लिखना है। तो देखिए प्रकाश उत्सर्जित डायोड क्या होता है, तो देखिए उत्सर्जित डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड होता है जो कि किसी अर्धचालक जैसे गैलियम आर्सेनिक इंडियम यहाँ देखिए फॉस्फाइड से बना होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश उत्सर्जित डायोड कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको इसको ये इतना याद रखना है, ठीक ना, कि प्रकाश उत्सर्जित डायोड क्या होता है। तो देखिए प्रकाश उत्सर्जित डायोड क्या होता है, तो उत्सर्जित डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड होता है जो एक खास करके पी प्रकार के और एन प्रकार के अर्धचालक से मिलकर बना होता है। अब यहाँ देखिए किसी अर्धचालक जैसे गैलियम आर्सेनिक इंडियम फास्फोरस यहाँ पे जो भी हो उससे ये बना होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश उत्सर्जित डायोड कहते हैं। अब यहाँ देखिए इसके उपयोग लिखना है कि इसका उपयोग यहाँ देखिए तपेदिक बल्बों में किया जाता है क्योंकि इसमें ऊर्जा का खपत कम होता है, इसके लिए यहाँ पे इसकी आयु बहुत ही ज्यादा अधिक होती है। एलईडी आपको पता ही होता है कि इसमें क्या होता है, हमारा प्यारे बच्चों क्या होता है, बिजली कम लगता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। चलिए अगला यहाँ पे लिखना है कि इलेक्ट्रॉनिक युग्मित जैसे यहाँ देखिए म्यूजिक सिस्टम, यहाँ देखिए कैलकुलेटर में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका, तो यहाँ देखिए प्रकाश उत्सर्जित डायोड का। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, ये देखिए कि दार्शनिक पद्धति एवं द्विआधारी पद्धति में अंतर स्पष्ट करें, यानी दार्शनिक पद्धति क्या है और द्विआधारी पद्धति क्या है, इसमें आपको अंतर लिखना है। सारा का सारा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो प्लीज प्यारे बच्चों सारा का सारा चुन चुन के एक क्वेश्चन लाया गया है, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान में रख के ही पढ़िएगा ताकि आपके एग्जाम में बढ़िया हो सके। ये देखिए कि दार्शनिक पद्धति एवं द्विआधारी पद्धति में आपको अंतर ज्ञात करना है। दार्शनिक पद्धति क्या, दार्शनिक पद्धति में क्या होता है, तो यहाँ देखिए दार्शनिक पद्धति में 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। कहां से कहां तक, तो 0 से लेके 9 तक, ऐसा नहीं कि 1 से लेके 10 तक, ऐसा मत कीजिएगा। दार्शनिक पद्धति में 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारा हो गया 10। यानी दार्शनिक पद्धति में 0 से लेके 9 तक का उपयोग किया जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, दार्शनिक पद्धति कहते हैं। जिसमें 0 से लेके 9 तक का प्रयोग किया गया उसे हम लोग क्या कहते हैं, दार्शनिक पद्धति कहते हैं। द्विआधारी पद्धति क्या करते हैं, तो द्विआधारी पद्धति ये होता है, यानी इसको बाइनरी सिस्टम भी कहते हैं। द्विआधारी पद्धति में बाइनरी सिस्टम 2 प्रयोग में लाए जाते हैं। कौन कौन लाए जाते हैं, तो 0 तथा 1 लाया जाता है। द्विआधारी पद्धति में क्या क्या, 0 तथा 2 लाया जाता है। तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना है, ठीक, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। 0 तथा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। द्विआधारी पद्धति में क्या होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए चूंकि इस पद्धति में 2 अंक का प्रयोग लाया जाता है, अतः इस यहाँ देखिए परी का आधार यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है, यानी 0 और 1 लाया जाता है। द्विआधारी पद्धति में क्या होगा, 0 तथा 1 लाया जाएगा, 0 तथा 1 लाया जाता है, इसलिए इसका आधार क्या होता है, 2 होता है, और इसका आधार क्या होता है, 10 होता है। यहाँ पे याद रखिएगा कि दार्शनिक पद्धति में क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक का प्रयोग किया जाता है, 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है, दार्शनिक हो गया। द्विआधारी में क्या होता है, 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आधार क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा दार्शनिक और द्विआधारी। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा कि जिसमें क्या हो प्यारे बच्चों, 0 से प्यारे बच्चों 9 तक का उसे दार्शनिक, और जिसमें प्यारे बच्चों 0 और 1 का ओनली उपयोग किया जाए, 2 नहीं होगा, 0 और 1 का प्रयोग किया जाए उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, तो हम लोग द्विआधारी पद्धति कहेंगे। ठीक, तो अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन कि 25 का द्विआधारी निकालिए। ये देखिए ये क्या है, 25 हमारा क्या है, दार्शनिक है। इसमें 0 से लेके ना 9 तक का प्रयोग किया गया है। देखिए 2 भी है, 5 है, 1 2 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये क्या है, दार्शनिक, जिसमें 2 का भी प्रयोग है, 5 का भी प्रयोग है। यानी 25 क्या है प्यारे बच्चों, हमारा दार्शनिक है, और इसका प्यारे बच्चों क्या निकालना है, द्विआधारी तुल्यांक बताना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो 25 का ऐसे तोड़ लीजिए, इसका क्या निकालना है, द्विआधारी। और यहाँ पे द्विआधारी क्या होता है, तो 0 तथा 1 ही आता है। द्विआधारी पद्धति में क्या होता है, 0 और 1 ही आएगा तो आएगा। तो यहाँ पे आप लोग तोड़ लीजिए, 2 का पारा कितना बार पड़ेगा, 12 दूनी 24, बचा है कि यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 से तोड़िए, 2 छक 12, बचा 0, यहाँ पे देखिए 2 3 6, यहाँ पे बचा 0। अब यहाँ पे देखिए 2 1 2, बचा यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या 1। यानी हम लोग कैसे लिखेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। पहले प्यारे लाल यहाँ पे क्या करेंगे, समझिएगा जितने सारे स्टूडेंट है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ये क्या है, द्विआधारी है, इसमें 1 और 0 का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे इसको बराबर देके ऐसे लिखिएगा, क्या है, 1 1 0 0 1। यहाँ पे ऐसे लिखिएगा 1 1 0 0 1, और यहाँ पे क्या है, ये द्विआधारी है तो 2 लगा दीजिएगा। ठीक, ये दार्शनिक था क्योंकि इसमें क्या किया गया है, 0 से लेकर 9 तक का प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ देखिए इसमें 2 का भी प्रयोग है, 5 का भी। लेकिन जो द्विआधारी होता है ना, इसमें 0 और 1 का ही प्रयोग होता है, दूसरा कोई संख्या का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे आप लोग इसको लिख सकते हैं, 25 का कितना निकला, इतना। आप लोग इसी प्रकार इसको बना सकते हैं। ठीक, तो आप लोग इसको बना दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगा, डोपिंग क्या है। डोपिंग तो अर्धचालकों में क्या
अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। तो ये तो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है कि डोपिंग क्या है, लेकिन यही सब पूछा जाता है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट ही है, चुन चुन के लाया गया है। तो एक एक क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि डोपिंग क्या होता है। तो देखिए डोपिंग किसी शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि बनाने के लिए क्रिया में डोपिंग कहा जाता है, यानी किसी शुद्ध अर्धचालक में प्यारे बच्चों का अशुद्धि मिलाने की क्रिया ही हमारी डोपिंग कहलाती है। अब यहाँ देखिए शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाया जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है, अशुद्ध हो जाता है। मिलाए गए अशुद्धि को अपद्रव्य एवं इसकी क्रिया को हम लोग डोपिंग कहते हैं। तो ये बहुत मतलब आसान क्वेश्चन है कि अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को ही हम लोग डोपिंग कहते हैं, शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को ही डोपिंग कहते हैं। तो ये आप लोग इसको लिख दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगा, ट्रांजिस्टर क्या है। ट्रांजिस्टर क्या होता है प्यारे बच्चों, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, सारा का सारा क्वेश्चन बैंक में आपको क्वेश्चन दिख जाएगा जो पढ़ा रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर क्या है। ट्रांजिस्टर क्या है, फटाफट से। तो ट्रांजिस्टर क्या है, तो जंक्शन ट्रांजिस्टर एक प्रकार का अर्धचालक साधन है। इसका उपयोग एक यहाँ पे प्रवर्धक या दोलित्र की तरह किया जाता है। इसके दो प्रकार होते हैं, कौन, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि ट्रांजिस्टर क्या है। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर, जंक्शन ट्रांजिस्टर एक प्रकार का अर्धचालक साधन है जिसका उपयोग एक प्रवर्धक या दोलित्र की तरह किया जा सकता है। इसके दो प्रकार होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। तो यहाँ पे आप लोग इसको भी लिख दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए एंड गेट के लिए सारणी या बुलिया व्यंजक लिखे, सारा बाबू सारा इंपॉर्टेंट वायरल है क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन प्लीज आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। तो 28 नंबर क्वेश्चन है कि एंड गेट के लिए सत्यता सारणी या बुलिया व्यंजक बना। तो एंड गेट क्या होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ देखिए एंड गेट का बुलिया व्यंजक क्या होता है, a डॉट बी इक्वल टू वाई, जहाँ वाई क्या होता है, आउटपुट होता है। तो यहाँ पे क्या, वाई हमारा आउटपुट है और ए बी और बी क्या होता है, इनपुट होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे 0 0 डालिएगा 0 आएगा, 1 0 डालिएगा गुणा होता है 0 आएगा, 0 1 डालिएगा आउटपुट हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, 1 1 में गुणा कीजिएगा हमेशा 1 आएगा। तो इसमें गुणा होता है। तो ये प्यारे बच्चों एकदम बहुत आसान होता है। तो इसमें आप लोग बना दीजिएगा सत्यता सारणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। बस यहाँ पे एंड गेट का क्या होता है प्यारे बच्चों, हमारा a डॉट बी इक्वल टू वाई होता है, जिसमें y जो हमारा होता है आउटपुट होता है, a और b इनपुट होता है। a और b इनपुट यहाँ पे 0 0 देंगे तो हमारा 0 ही आएगा, 1 0 देंगे 0 ही आएगा, और यहाँ आप देखिए 0 1 देंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, हमारा 0 ही आएगा। अगर 1 1 यहाँ पे देंगे तो हमारा 1 ही आएगा, क्योंकि 1 में 1 से गुणा करने पे 1 ही आता है, ठीक। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ देखिए अर्धचालक से आप क्या समझते हैं, अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। तो देखिए अर्धचालक से क्या समझते हैं, अगर यहाँ देखिए ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाए उसे क्या कहेंगे, अर्धचालक कहेंगे, ठीक। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए कुछ पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं जिनका प्रतिरोधकता चालक और चालकत्व दोनों पदार्थ के प्रतिरोधकताओं के बीच होती है एवं तापमान में बढ़ाने पर इसकी प्रतिरोध घटती हुई प्रतीत होती है, पाई जाती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, अर्धचालक कहते हैं। उदाहरण के लिए सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है, अर्धचालक है। तो प्यारे बच्चों अगर तापमान बढ़ाने पे अगर विद्युत चालकता में कमी आती है, प्रतिरोधकता में कमी आती है, उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग अर्धचालक कहेंगे। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगर ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाए, अगर किसी अगर ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाती है तो उसे ही हम लोग अर्धचालक कहते हैं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए उन दो कारकों के नाम लिखिए जिससे टीवी टावर द्वारा प्रेषित सिग्नल का यहाँ पे क्या होता है, परास बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा का सारा क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं। उन दो कारकों के नाम लिखे जिनसे टीवी टावर द्वारा प्रेषित सिग्नल का क्या होता है, परास बढ़ाया जा सकता है। तो कौन दो कारक लिखना है, तो निम्नलिखित में से प्राप्त क्रिया किया जा सकता है, यानी किसके द्वारा बढ़ा सकता है, तो टावर की ऊंचाई बढ़ा के बढ़ा सकते हैं, प्रति एंटीना की ऊंचाई बढ़ाकर, जिससे यह यहाँ पे देखिए प्रसारण एंटीना से आते हुए सिग्नल से सीधे क्या हो जाए, अवरुद्ध करके जा सके। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आ जाइए, यहाँ पे देखिए मोडेम क्या है। तो मोडेम क्या होता है, जो मॉड्यूलन और वी मॉड्यूलन दोनों की तरह कार्य करता है उसे हम लोग मोडेम कहते हैं। तो वैसे भी मोडेम क्या है, तो यहाँ देखिए मोडेम एक युक्ति होती है जो मॉड्यूलन तथा वी मॉड्यूलन दोनों का कार्य करती है, उसे ही हम लोग मोडेम कहते हैं। मॉड्यूलन एक युक्ति होती है, यहाँ पे याद रखने की मॉड्यूलन क्या है, तो मॉड्यूलन एक युक्ति है जो क्या प्यारे बच्चों क्या कहती है, मॉड्यूलन तथा वी मॉड्यूलन दोनों का कार्य करे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग मोडेम कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा, बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आ जाएगी संचार प्रणाली में
उपयुक्त विभिन्न प्रसारण माध्यम को बताएं। क्या पूछा गया कि संचार प्रणाली में उपयुक्त विभिन्न प्रसारण माध्यमों को बताएं। तो यहाँ पे इसके माध्यम को आपको बताना है, जो कि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो प्लीज ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि संचार प्रणाली के उपयुक्त विभिन्न प्रसारण माध्यमों को समझाएं। तो देखिए पहला लिखना है कि विभिन्न प्रसारण माध्यम निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ देखिए समअक्षीय केबल है, रेडियो संपर्क है, फाइबरिक यहाँ देखिए संपर्क है, समानांतर तर्क संपर्क है, तार जो होगा उसका संपर्क है। यानी संचार प्रणाली में उपयुक्त विभिन्न प्रसारण माध्यम, यानी किसके द्वारा प्रसारण जा सकता है, किसके द्वारा हम लोग भेज सकते हैं। पहला है कि विभिन्न प्रसारणों द्वारा हम लोग भेज सकते हैं। पहला है कि समअक्षीय केबल के द्वारा हम लोग जा सकता है, केबल के द्वारा भी तो जाता है ना। यहाँ देखिए जैसे टीवी भी आप लोग देखते हैं, यहाँ देखिए रेडियो संपर्क के द्वारा, रेडियो के द्वारा भी जाता है, फाइबर संपर्क के द्वारा भी जाता है, जैसे डिश लगा हुआ है, डिश। यहाँ देखिए समानांतर तार के द्वारा भी जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये चलिए आयाम मॉड्यूलेशन गुणांक को परिभाषित करें। तो आयाम मॉड्यूलेशन क्या होता है, सारा का सारा पूछा गया ही क्वेश्चन है, कर लीजिएगा, आपका 10 क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ सकता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि आयाम मॉड्यूलेशन गुणांक को परिभाषित करें। तो यहाँ देखिए मॉड्यूलक तरंग के आयाम तथा वाहक तरंगों के आयाम के अनुपात को मॉड्यूलन गुणांक कहा जाता है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि आयाम मॉड्यूलेशन गुणांक क्या कहलाएगा। तो देखिए कि मॉड्यूलन, यहाँ देखिए मॉड्यूलक तरंग के आयाम तथा वाहक तरंगों के आयाम के अनुपात को यहाँ पे क्या कहा जाता है, मॉड्यूलन यहाँ पे देखिए गुणांक कहा जाता है। और यहाँ देखिए यह उस सीमा को प्रदर्शित करता है जहां तक कि वाहक तरंगों का क्या होता है, आयाम सूचना सिग्नल द्वारा परिवर्तित होता है। तो इसे भी आपको साथ में याद रखना है। 33 नंबर भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्यारे लाल इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाएगी, यहाँ देखिए मॉड्यूलन को परिभाषित करें एवं इसकी विभिन्न प्रकारों को लिखें। यानी मॉड्यूलन क्या होता है, इसको परिभाषित करना है, इसके प्रकार को 5 बार से कम नहीं पूछा गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मॉड्यूलन आखिर होता क्या है। तो मॉड्यूलन के परिभाषा लिखना है। तो मॉड्यूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च आवृत्ति के वाहक तरंगों को किसी अभिलक्षण अथवा गुण के निम्न आवृत्ति श्रव्य तरंगों के तीक्ष्ण के मान के द्वारा क्या किया जाता है, अनुरूप में बदला जाता है, उसे हम लोग मॉड्यूलन कहते हैं। और मॉड्यूलन 3 प्रकार के होते हैं, आयाम, आवृत्ति, कला। तो ये तो आपको पता ही मॉड्यूलन क्या है। तो मॉड्यूलन प्यारे बच्चों लिख दीजिएगा। और यहाँ पे